नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूं प्रीति प्रभा। देश की राजनीति इस समय दिल्ली में देखी जा रही है। पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया कि अपने बल पर सरकार बना सके। ऐसे में काफ़ी खींचतान, बार्गेनिंग और दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, कमलेश जी और प्रणव चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं प्रणव जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या गतिविधि आपको दिख रही है, उसमें किस तरह से आप बिहार के संदर्भ में देख रहे हैं? बड़ा हेक्टिक दिन रहा आज और कल। हमको लगता है कल भी और आज भी मीटिंग का दौर चलता रहा दोनों पक्षों में, एनडीए में भी और इसमें भी, इंडिया अलायंस में भी। एनडीए का इसीलिए कि वो रूलिंग पार्टी हो गई है आज के तारीख में और बहुमत में है, जैसा कि आपने कहा। तो उस बेसिस पर सबका डिमांड, अब तो मैंने कल ही कहा था कि नीतीश के लिए बहुत कष्ट का रहेगा। आने वाला जितना दिन बीतेगा वो कष्टप्रद होता जाएगा। प्रेशर में काम करने की आदत नहीं है उनको, तो उस प्रेशर के लिए ऐसी बात। पीएम मोदी की बात कह रहे हैं? पीएम मोदी की बात करें, पीएम मोदी को चुन लिया गया है लीडर ऑफ द ईयर। अब उनको अपना क्लेम करना है बहुमत जब क्लेम करेंगे। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। चुनौतीपूर्ण उनके लिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि उनको काम करना है एक दूसरे सेफ इन्वायरमेंट। वो सेफ इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। डिमांड का बौछार आ चुका है। अब इनके लिए एक भी ना कहना वो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए, दोनों तरफ से। इनफैक्ट शिंदे ग्रुप भी कर रहा है, इधर से टीडीपी कह ही रहा है। जो डिमांड कर रहा है वो डिमांड उनके लिए मानना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली वो मान गए हैं मान लीजिए, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि डे टू डे जब वर्क होगा तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी ने जो डिमांड किया, जो टीडीपी ने डिमांड किया, जो शिंदे ने डिमांड किया, जो चिराग पासवान ने डिमांड किया, ये डिमांड करेंगे तो टोटल जो कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट अभी तक है, जो कि मीडिया रिपोर्ट है, हम उसको सहमति असहमति में नहीं है, 10 कैबिनेट मिनिस्टर। तो जिस देश में 10 कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ एलाइज का होगा, अपना उनका छोड़ दीजिए, वो तो अपना बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। अब प्लस उसके अलावा कैबिनेट के मिनिस्ट्री के अलावा दे आर डिमांडिंग पोर्टफोलियो। हम ये लेंगे ही नहीं कि अब उनके हाथ में छोड़ दिया कि क्या पोर्टफोलियो लीजिएगा, वो भी नहीं है। ये खाली कैंडिडेट तय करेंगे मतलब अलायंस वाले। बाकी जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा वो लोग डिमांड करेंगे हमको क्या चाहिए। इसके अलावा भी डिमांड है, जैसे 2 राज्य जो है आंध्र प्रदेश और बिहार, वो स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो कि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। नीतीश जी का भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है और नीतीश जी को प्रेशर है अपनी पार्टी का प्रेशर है कि उनका पॉलिटिक्स पिछले 10 साल से स्पेशल कैटेगरी का डिमांड था बिहार के लिए, जिसको कि काफ़ी हंगामा हुआ। वहाँ पर रैली किए, हम लोग सिग्नेचर किए, दिल्ली में बहुत बड़ी रैली किए, जितना भी सरकार आई सबको डिमांड करते रहे। बीजेपी को इसमें कितना बार करने लगे, तो उनका एक डिमांड ये है। इधर से आंध्रा का भी डिमांड है पहले से, वो भी कमिटमेंट है, पहले से ही कमिटमेंट है दूसरे पार्टी का। तो सवाल है कि ये देना है। उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का है, जो हर के सम्मिलित सरकार में होती है कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दीजिए, उसके बेसिस पर चलिए। प्लस कुछ ऐसे डिमांड हैं जो कि वो लोग मानने वाले नहीं हैं शुरुआती दौर में, जैसे कि मुस्लिम के आरक्षण के सवाल पर सबसे बड़ा दिए, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी पिछले 100 अगर भाषण दिए होंगे इलेक्शन में सिर्फ, तो कम से कम 50% टाइम बोले होंगे कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं देंगे। जबकि आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी मुस्लिम को 4% का है, बैकवर्ड मुस्लिम का 4 स्टेट में, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में भी है, अभी हाल फिलहाल हम देखा है। तो 4 स्टेट ऐसा है जहां ऑलरेडी बैकवर्ड के नाम पर मुस्लिम को मिलता है। अब उसको तो स्क्रैप करेंगे नहीं, तो मुस्लिम का वोट आंध्र में मिलेगा नहीं चंद्रबाबू नायडू को। वही हाल बिहार में है कि बिहार में अगर मुस्लिम को छेड़छाड़ करेंगे तो नीतीश कुमार का वोट बैंक है मुस्लिम का अलग से भी, तो वो तो उनको नहीं होगा। तो ये चीज़ डेलिकेट मामला है। प्लस डिमांड ऐसा है आप अंदाज नहीं कर सकते। जो अब तक मीडिया का रिपोर्ट आया है उसमें 8 मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू मिनिस्ट्री। उसमें से जो मेजर है वो है रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड प्लानिंग, वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग। उसके बाद है हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स। उसके बाद MOS मांग रहे हैं, रोड, फाइनेंस। ये है उनका अभी तक का जो इनडायरेक्टली आया है, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, जो बातचीत चल रही है छन के जो आ रही है, क्योंकि अभी कमिटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग लिख के दे रहे हैं उसमें ये उसका IT मांग रहे हैं, IT एंड कम्युनिकेशन। और नीतीश जी जो है वो मांग रहे हैं 3 कैबिनेट, जिसमें पहला है उनका रेल, जो अपने भी रेल मंत्री रह चुके हैं तो वो रेल मांग रहे हैं। दूसरा जो है वो मांग रहे हैं फूड प्रोसेसिंग,
एग्रो फूड प्रोसेसिंग जो है, जो पूरा बिहार का ये है। और MOS जो है वो मांग रहे हैं, एक और जो कोई डिपार्टमेंट है, तो हाँ एडुकेशन भी मांग रहा है वो TDP। तो शिक्षा हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, अर्बन हो गया, IT हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस हो गया। इधर नीतीश जी का है, उसका TDP जो है वो मांगी। और उसके बाद जो अभी बैठक हुई, उसके बैठक में बता रहे हैं आज, हो सकता है रात तक में कुछ स्पेशल स्टेटस दोनों का है, प्लस स्पीकर का भी पोस्ट मांग रही है TDP, क्योंकि TDP के पास 16 MP है। तो एक स्पीकर भी, क्योंकि स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। उसने ये भी कहा है कि कुछ मंत्रियों को आपको हटाना पड़ेगा। स्पेसिफिक नाम नहीं बोला है, लेकिन स्पेसिफिक बोला है TDP, तो कुछ मंत्रियों को आपको वो करना पड़ेगा। फिर शिंदे है जिसका 7 सीट है। अब 7 सीट है, वो भी मांग रहे हैं, एक कैबिनेट और एक MOS, एक कैबिनेट वो भी मांग रहे हैं। फिर एक चिराग पासवान है जो कि LJP के हैं, वो भी एक कैबिनेट मांग रहे हैं। तो इस तरह भी अब मांझी जी कुछ मांग नहीं सकता, अकेला है, उनको कुछ भी दे देगा तो चल जाएगा, लेकिन वो सबसे सीनियर मोस्ट है और पहली बार है। उसके बाद ये लोग चाह रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बने, पॉलिसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम हो सरकार में, जो अभी सरकार में काम होने वाली है। उसके बाद उस पर क्लियर चाह रहे हैं कि क्या क्या एजेंडा रहेगा, जिस एजेंडा कुछ मामला ऐसा है जिसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। हमको लगता है खास करके UCC का जो मामला है अभी जो स्टार्ट हुआ है, एक वहाँ पे उत्तराखंड में शायद हुआ है कि, या छत्तीसगढ़ में हमको लगता है हुआ है कि उसको स्टार्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन का काम, जो हमको लगता है कि वो अभी उनको अस्थिर करना पड़ेगा, कुछ बातें में आंख मूंदना पड़ेगा उनको। अब वो इस तरह की बातें हैं जिसमें कि ना हाँ ना कुछ कर सकते हैं। सब चीज़ बाहर में आता है, मीडिया के सामने कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ हम लोग का चल रहा है, लेकिन स्पीकर का पोस्ट कैसे कोई देगा, कैसे कोई फाइनेंस देगा, कैसे कोई डिफेंस देगा, कैसे कोई होम देगा। अब कहेगा हमको होम चाहिए, तो आपको मानिए नहीं मानिए, अब तो बहुत मामला स्टेलमेट का है। और ये कैसे चलेगा रोज़ का रोज़ डेवलपमेंट। कल को उनको IT को रेड करना हो, ED रेड कर रहा है, किसी का मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, उसको ये करना है, ये करना बहुत डिफिकल्ट। जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि स्मूथ सेलिंग नहीं है बेसिकली, हमको जो लगता है। इसीलिए कि अब एक और भी बात आ रही है कि वहाँ जो वो हैं शिंदे ग्रुप से कुछ लोग कट के 5 MP उधर से भी आना चाह रहे हैं। इधर वो अलग एक डायनेमिक्स बन रहा है, शरद पवार का जो डायनेमिक्स है, वहाँ से वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम आए। लेकिन फिर भी हमको लगता है उद्धव ठाकरे का गुट तो ही है, उद्धव गुट तो है ही, लेकिन शिंदे का भी जो सरकार में है ना, तो उसमें भी तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ हुआ है ना। वहाँ तो अच्छा पोजीशन हुआ है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में अच्छा पोजीशन हुआ है। अभी तो UP वाले का कुछ बात चल नहीं रहा है कि क्या है नहीं, वो तो हम गठबंधन का उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। उसके पास कुछ नहीं, उसने बोला कि हम देखेंगे और समय आने पर उचित काम करेंगे। इसलिए उन्होंने अभी स्पेसिफिक नहीं, उन्होंने मीटिंग की है, मीटिंग करने के बाद इस तरह का हुआ है। और मोदी जी जो 8 तारीख को जब जो सूचना आई है कि 8 तारीख को जो करने वाले थे, वो 8 को नहीं करके 9 को लगता है कि देख के करेंगे। हमको लगता है जो स्थिति है, इस स्थिति में अभी लब्बो लबाब यही है कि उनके लिए सरकार चलाना टेढ़ी खीर के है, लेकिन फिर भी तो चलाना तो है ही। और जल्दी, और एक बात और मैं कह दूँ बिहार के कंटेक्स्ट में, कि नीतीश कुमार ने डिमांड रखा है खास करके सरकार से कि बिहार के चुनाव जल्दी से जल्दी करवाया जाए 6 महीना के अंदर, और कास्ट सेंसस हो ऑल इंडिया लेवल पे। अब ये ऑल इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, उस बेसिस पर जो निष्कर्ष नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग उठाई है। वो तो पहले से हम कह ही रहे हैं, दोनों राज्य, इनफैक्ट आंध्रा भी और बिहार तो पुरानी बात है, वो तो उसको तो हम कहें। हम ये कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस हो, उस सेंसस में जिस जाति की जितनी भागीदारी है उस हिसाब से रिजर्वेशन तय किया जाए ऑल इंडिया लेवल पर, बियॉन्ड मंडल कमीशन। नाउ पोस्ट मंडल कमीशन 2.0 बेसिकली यही कहना है। उसमें ये है कि अब सेंसस होगा, 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, जो भी लगे, उसके बाद जब आएगा रिपोर्ट तो उसमें जिस जाति का जैसा रहे, जैसा बिहार में हुआ है कि बिहार में 75 पॉपुलेशन है, प्लस जो EWS है वो भी 10% जोड़ के, इनफैक्ट 65% था बिहार में, तो 65% को 10% जोड़ के 75 अभी आप नौकरी के लिए कीजिएगा तो आपको 75% को रिजर्वेशन देना है, 25% जनरल कैंडिडेट। तो उस हिसाब से ये डिमांड किए हैं। तो 2 डिमांड किए हैं, एक डिमांड किए हैं कि चुनाव बिहार में कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए, तो दोनों का लेवल हो जाएगा 5-5 साल का एक साथ, कि अभी ये हुआ है 6 महीने के अंदर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, प्लस
आपका कास्ट सेंसस, तो उनका यानी डिमांड आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और दूसरी बात इससे ये भी दिख रहा है कि अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी काफ़ी तेज होगी। बीजेपी की जो नीति रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में और फिर झारखंड में भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, तो इस तरह की राजनीति ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि अब इंडिया वाले जो हैं हॉक आई लगाए हुए हैं, एकदम लगे हुए हैं कि मिनट टू मिनट का डेवलपमेंट देख रहे हैं। उन लोग का भी जोड़ तोड़ चल रहा है। कोई लोग हल्ला देखिएगा कि कोई चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहा है, कोई देखिएगा नहीं। ये दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड एक जैसा है। चंद्रबाबू नायडू का अगर पहले का इतिहास देखिएगा कि यही एक शख्स है जो अटल बिहारी वाजपेयी को, दो शख्स, एक ममता बनर्जी और एक चंद्रबाबू नायडू, नाको दम किए हुए था अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनको एमएसरी भेजना पड़ता था कलकत्ता मनाने के लिए। उस देखते थे कि सबसे अच्छा ट्यूनिंग किसका है ममता बनर्जी से, तो उसको भेजा जाए, जाइए मनाइए भाई, कम से कम वो ऐसी बिगड़ी हुई है ये से। तो ये प्रक्रिया चलती रहती। उसमें चंद्रबाबू नायडू भी थे। चंद्रबाबू नायडू का पिछला वीडियो देखिएगा, बहुत वायरल हो रहा है, समूचे मीडिया में भी वायरल हो रहा है। तो उसमें देखिएगा कि ये दोनों ऐसे, प्लस नीतीश कुमार का तो जानते ही हैं, तो ये दोनों स्टिकी विकेट पर, इसलिए कब फिसल जाएंगे और कब ये हट जाएंगे। मान लो वहाँ कुछ दूसरा ऑफर आ रहा है, यहाँ बात नहीं बन रही है, तो वहाँ जब भी आएगा तो ऊपर का पोस्ट आएगा। अब यहाँ तो पोस्ट इस तरह का है नहीं। अब मान लीजिए कोई स्पीकर मांग ले, कोई फाइनेंस मांग ले, कोई होम मांग ले, तो सरकार कैसे चलेगी उनकी? और उनका जितना जो 125 दिन का जो टास्क था वो तो टास्क खत्म हो जाएगा। बहुत सारा एक्शन है जो करना है, तो उस स्थिति में आप कैसे कर पाएंगे? अब मान लीजिए कि लालू यादव पे है, तेजस्वी यादव का फाइल खुलना है, जो उन्होंने कहा था इलेक्शन में ही, तो वो तो मुश्किल हो जाएगी, फिर उनके वहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा। तो ये केन प्रकार हमको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखिए लेट्स होप कि अच्छा से चले। और काफ़ी सरकार में क्योंकि मैसेज जा रहा है जनता में भी अजीब टाइप का, नहीं है इनको मेजॉरिटी। जी, वही नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश के साथ ही अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और 8 या 12 जून को नए मंत्री हाँ 8 से 9 को आप बता रहे हैं, तो नए मंत्री की शपथ की भी चर्चा हो रही है। वहाँ बिहार से भी कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन मंगलवार को जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी की तरफ से ये तय किया गया था कि बिहार से बीजेपी के 1 या 2 लोगों को लिया जाएगा और मुख्य जो घटक दल हैं, जेडीयू है, फिर चिराग पासवान की पार्टी है और हम हैं, इनको सीटें दी जाए, इनको मंत्रिमंडल दिया जाएगा। यानी 5 से 6 नए मंत्रियों का नाम वो तय लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह के नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, दिनेश्वर कामत हैं, कौशलेंद्र कुमार हैं, चिराग पासवान तो है ही, जीतन राम मांझी है, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, ये सारे नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय उनके कोटा में नहीं, वो तो बीजेपी के एमपी है। बीजेपी की तरफ से मैंने कहा कि बीजेपी एनडीए में ये लिया गया, बीजेपी की तरफ से ये असल घटक दल बिहार से 1 या 2 नए चेहरे को लिया जाएगा, या फिर जो पहले से भी हैं 2 लोगों, 1 या 2 लोगों को ही लिया जाएगा जो बीजेपी से है, बाकी मंत्रिमंडल जो है वो घटक दलों को दिया जाएगा। देखिए एक बात स्पष्ट है कि जब भी कोalition की गवर्नमेंट बनती है तो सरकार बनने के पहले इस तरह की तमाम बातें होती हैं। आप याद कीजिए जब 2004 में यूपीए की सरकार बनने वाली थी, न सिर्फ क्षेत्रीय दलों का प्रेशर कांग्रेस पर था, बल्कि क्षेत्रीय दलों के भीतर भी रोज़ लगता था कि कौन सी पार्टी कब टूट जाएगी। मंत्री बनने के सवाल पर रोज़ विवाद खड़ा हो जाता था। लेकिन एक बार सरकार बन जाती है तो फिर सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार चले, क्योंकि बार बार चुनाव की दिक्कत लोग झेलना नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि आज जो केसी त्यागी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, या शायद पत्रकारों से जो उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने कई बातों का इशारा भी किया है। जैसे उनसे पूछा गया है यूसीसी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यूसीसी का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक आम सहमति बननी चाहिए, उसके बाद उस पर बात होनी चाहिए। इसी तरह एक राष्ट्र एक चुनाव के मसले पर उन्होंने कहा कि हम लोग इसके विरोधी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो सहमति बनने की बात है वो रास्ते पर आ रही है। और दूसरी बात ये कि एक आशावादी तो हम लोगों को भी होना चाहिए भाई, बार बार चुनाव का झंझट बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात ये कि एक जो प्रस्ताव जदयू की तरफ से गया है, जो कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक में, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये प्रस्ताव है कि 4 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री का कोटा दिया जाए।
इस आधार पर जदयू 3 मंत्री कैबिनेट मंत्रियों का कोटा मांग रहा है। और जो चर्चा चल रही है बिहार के राजनीतिक हलकों में, उसमें सबसे पहला नाम चल रहा है ललन सिंह का, पिछले कोई चोट खाए हुए हैं। दूसरा नाम जो है अति पिछड़े कोटे से रामनाथ ठाकुर का आ रहा है, जदयू के कोटे से। तीसरा जो है ईश्वर कामत या रामप्रीत मंडल में से कोई एक। इसके अलावा संजय झा का भी नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो भी राज्यसभा में है, और रामनाथ ठाकुर भी राज्यसभा में है, और कर्पूरी ठाकुर को हाल में भाजपा ने, पिछले सरकार ने भारत रत्न दिया है। इसलिए पूरी संभावना है कि इस बार कैबिनेट का बर्थ उनको मिलना रामनाथ ठाकुर को तय है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी है, तो चूंकि 4 पर 1 मिलना है तो 1 उनको भी मिलना है, तो चिराग पासवान का भी मंत्री बनना इस बार कैबिनेट में तय है। लेकिन जैसा कि एक और चर्चा है कि एनडीए उनको बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दे सकता है अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से। अब वो क्या जिम्मेवारी होगी, क्योंकि दूसरी तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी जो हैं, जीतन राम मांझी जी भी कैबिनेट में जगह पा सकते हैं, उनकी इच्छा भी है, और हमको लगता है कि उनकी इच्छा का सम्मान भाजपा करेगी इस बार। तो एक और बात हो रही, आज भाजपा के कोटे में ऐसा लग रहा है जो नाम की चर्चा है कि राधा मोहन सिंह और गिरिराज सिंह वापस जा सकते हैं, लेकिन चूंकि रविशंकर प्रसाद जी को पिछली सरकार में कैबिनेट से बाहर किया गया था, फिर दोबारा नहीं लाया गया, और बड़ी मुश्किल स्थिति में उन्होंने इस बार चुनाव में अपनी सफलता दर्ज की है। तो ये लग रहा है कि इस बार रविशंकर प्रसाद पर भी सरकार। एक खबर भी आ रही है कि पीएम मोदी ने कहा है कि आप नाम दीजिए, पहले हम उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसके बाद हम उनको मंत्रिमंडल में रखेंगे। ये एक बात हुई है, आज शाम तक नाम मांगा गया है सभी दलों से, और प्रधानमंत्री ने एक रिजर्वेशन लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तो अभी नहीं कहेंगे, निवर्तमान प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक हम उनका बैकग्राउंड चेक कराएंगे, तो शायद अपनी एजेंसी से ही कराएंगे, जाहिर है कि उनका बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर कैबिनेट का बर्थ पाने लायक उनका बैकग्राउंड होगा तभी मिलेगा, क्योंकि ये उनका रिजर्वेशन है। एक जांच वो कराएंगे, जांच के बाद ही उस पर वो कोई। इस पर एक हम थोड़ा सा टिप्पणी कर दें। ललन सिंह के बाद, ललन सिंह के बड़ी क्लोज एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, आज से 6 महीना 8 महीना पहले उनके यहाँ भारी रेड हुआ था, और उसमें कहा जा रहा था कि ललन सिंह के यहाँ जो मेजर नाम नहीं बताने का है, इसलिए को ऑलरेडी उन पर केस चल रहा है, जेल में भी गए थे, फिर निकले भी। बहुत बड़े बिल्डर हैं, और उस समय ललन सिंह वाटर रिसोर्स मंत्री थे, और उनके बहुत क्लोज एड पर था। ये कहा गया था कि भाजपा, उस समय ये लोग थे गठबंधन में, मैंने लालू तेजस्वी जी के साथ थे। उसमें ये कहा गया 2 आदमी, एक तो विजय चौधरी के क्लोज रिलेटिव जो बेगूसराय में है, और एक ये दोनों पर रेड हुआ, और बहुत भारी संख्या में चीज़ें मिली और बहुत डॉक्यूमेंट मिले, जिसकी छानबीन चल रही है और मामला चल रहा है। इस बीच में लगा कि ये बीजेपी ये सब डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। तो एक पंच लाइन ये भी है कि अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट रहेगा तो कम से कम शक की सुई तो बन रही है, क्योंकि 2 जो मेजर हैं इनके साथ विजय ऐसे में तो बीजेपी के भी बहुत सारे, बीजेपी की बात ही नहीं हो रही, वो रूलिंग पार्टी है, वो आपको करना पड़ेगा। अभी तो जो है लॉट में, उसमें तो सब मंत्री थे ही, जितना का नाम अभी आप लोग लिए, नित्यानंद राय भी मंत्री हैं, गिरिराज सिंह भी मंत्री हैं। दूसरी बात जो कमलेश ने कहा कि चुनाव कोई नहीं चाहता है, वो स्थिति नहीं है जो पहले की स्थिति आप कह रहे हैं यूपीए के समय की। स्थितियाँ अभी दूसरी हैं, कंप्लीट दूसरी। अब तो ये नैरेटिव चल गया कि संविधान बचाने की है, क्योंकि लल्लू सिंह जो है, जो हारे हैं अयोध्या से, लल्लू सिंह नाम है उनका, लल्लू सिंह ने कह दिया था कि 400 कीजिए तभी संविधान यहाँ बदलेगा। वो नैरेटिव समूचे इंडिया में फैल गया था। ये कहा गया था कि उनका बोलना था कि बीजेपी को डैमेज कर दिया, और ये लल्लू सिंह थे जो अयोध्या जो खड़ा हुए हैं, जिसको कि अभी हराया गया है और जो कि बहुत भारी जीत हुई है। उनका एक लाइन कि 400 पार होगा तभी ये हम लोग संविधान को बदल सकेंगे, भाजपा को पूर्ण बहुमत चाहिए। इसीलिए जो एक राजनीतिक हलकों में बातचीत चल रही है, वो उससे ये निकल के आ रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी, दोनों को पता है कि हम दोनों भी अगर चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में तो भी वहाँ केंद्र की सरकार नहीं बनने वाली है। दूसरी बात, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यह पता है कि इन दोनों की
के डिमांड्स को अगर नियंत्रित करना है तो हमको बाहर से लाना है। तो आज जो देर शाम में खबर आई है वो ये है कि जो निर्दलीय सांसद हैं उनकी तरफ तो डोरे डाले जा रहे हैं, साथ ही इंडिया गठबंधन की कमज़ोर कड़ी की भी तलाश शुरू हो गई है जहां से उनको तोड़ के लाया जा सके। और सबसे पहला काम हमको लगता है कि इनकी डिमांड्स को नियंत्रित करने से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम अभी मान रही है बीजेपी भाजपा, वो ये है कि इंडिया गठबंधन को जितना कमज़ोर किया जा सके किया है। प्रयास चल रही है और आपको जानकारी नहीं है जिस तरह उड़ीसा में बीजू जनता दल को निगल गई भाजपा। अभी सबसे हम लोग तो डिस्कस नहीं किए उड़ीसा को, इतना इम्पोर्टेंट एक ईस्ट का बहुत बड़ा स्टेट जो कि कंप्लीट बीजेपी के हाथ में, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। हम लोग उसको डिस्कस ज़्यादा नहीं किए बिकॉज हम लोग इलेक्शन डिस्कस कर रहे थे। अभी इतना बहुमत आया है कि बीजू जनता दल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वहाँ, वो रिज़ाइन कर दिए नवीन पटनायक। अब वहाँ नई सरकार बन रही है और वहाँ नई सरकार भाजपा की अकेली बन रही है और वो पहले से चर्चा हो रही थी कि बीजेपी में इसको मर्ज कर दिया जाए और ये सोच करके और वहाँ खलबली मच गई थी। और अभी आपको वहाँ लगेगा कि बीजू जनता दल है ही नहीं। आपको याद होगा पिछले 1 साल पहले 1.5 साल पहले ये नड्डा साहब जो JP नड्डा वो बोले थे कि रीजनल पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान में रीजनल पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 ही पार्टी रहेगी, एक भाजपा और एक कांग्रेस, और यही दोनों के 2 पार्टी सिस्टम रहेगा। इसके कहने पर काफ़ी राजद में भी जदयू में भी काफ़ी आक्रोश हुआ था और उसमें कहा गया था कि जो भाई इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं आप, रीजनल पार्टी इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है सबके साथ, बिना रीजनल पार्टी के भाजपा जीत नहीं पाएगी, बिना रीजनल पार्टी के कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, फिर भी ऐसा बात क्यों। तो एक उसका परिणाम अभी उड़ीसा में मिला है। इसीलिए हमको लगता है खास करके आप जो कहे कमज़ोर कड़ी, वो कमज़ोर कड़ी में इतना ऑफर दिया जाएगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, और आपको आज शाम की जो खबर है वो ये है कि उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद बोलने लगे हैं कि उनको चले जाना चाहिए उधर। तो जब देर शाम ये काफ़ी बात चली गई तो हालांकि सामने कोई आगे बोल नहीं रहा था, तो अंत में आदित्य ठाकरे को आना पड़ा सामने और उनको कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा कोई हम लोग निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं क्योंकि हमारी लड़ाई, उन लोगों ने महाराष्ट्र को लूटा है भाजपा ने और हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है, इसलिए हम उनकी सरकार को समर्थन नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन आग तो लगी हुई है, तब तो ये धुआं उठ रहा है। कितनी बड़ी बेइज्जती होगी आप सोच लीजिए। तब तो दूध की मक्खी की तरह मसल देगा, आपको अंदाज नहीं है। अगर ये हो जाता है 6 महीना में 8 महीना में तो इन लोग की क्या फजीयत होगी, क्या फजीयत होगी, आप समझ रहे हैं। और देखिए राजनीति शास्त्र का जो सिद्धांत है वो ये भी बताता है कि कोalition की सरकार चलाना जितना डिफिकल्ट है उतना ही डिफिकल्ट है कोalition का विपक्ष चला लेना, क्योंकि विपक्ष भी कोalition का है। तो उसको भी अब बड़ा विपक्ष है, 234 सांसद हैं वहाँ, तो इन 234 सांसदों को 5 साल तक रोक कर रखना और जहाँ दूसरी तरफ से ऑफर्स की भरमार आ रही है, बड़ा टफ काम है। और उसमें से चुन के सेलेक्ट करके लेंगे जो कि ठोक बजा हुआ जो घसकेंगे। छोटे लोग बड़े तो वहाँ 3 ही हैं, एक समाजवादी पार्टी, दूसरे कांग्रेस, मैंने कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस से तो जाएगा नहीं ज्यादा, तृणमूल कांग्रेस और DMK, ये 4 बड़ी पार्टियां हैं, बाकी तो सारी छोटी छोटी है, किसी को 4 है, किसी को 3 है, किसी को 2 है। बहुत दिक्कत है। तो ये है कि मतलब अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जाहिर है कि उधर पासा फेंका जाएगा। ये भी है ना सर कि जिधर मजबूती है उधर लोग ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। तो मजबूती अगर मजबूती यही इंडिया अलायंस के साथ बढ़ जाती है, इंडिया अलायंस की मजबूती, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर आ जाते हैं तो फिर छोटे छोटे जो निर्दलीय हैं या फिर अब बीजेपी से भी कुछ लोग टूट के आ सकते हैं, बीजेपी के जो घटक दल हैं उससे भी आ सकते हैं। देखिए वहाँ अब हम तो कल भी हमने ये बात कही थी, वहाँ 234 है, ये 28 जाते हैं फिर भी 262 तक आंकड़ा पहुंचता है और वहाँ से भी ये 28 निकल के आएंगे तो 262 का आंकड़ा पहुंचेगा। तो आप सोचिए कि फिर 10 सांसद का चुनाव सिलेक्शन दोनों पक्ष के लिए बहुत टफ हो जाएगा। वही ना कि जिधर मजबूती होती है ज़्यादातर लोग उधर जाते हैं। की तरफ है। हाँ। तो लेकिन कमलेश जी उधर भी चल रहा है, हवा उधर भी बह रही है, ऐसा नहीं है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर का ऑफर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफर है। अब सवाल है कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ाएगा तो वहाँ सेट हो जाएगा। वहाँ तो डिमांड है कि कोई मंत्री है नहीं, सब मंत्री ही है वहाँ ऑलरेडी, इसलिए वहाँ से अगर एक पक्ष कोई जाता है जाएगा ही तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा ही। लेकिन जब दोनों भागेंगे तो परेशानी होगी। इसीलिए हमको लगता है थोड़ी राहत की स्थिति नरेंद्र मोदी के लिए भी है कि अगर दोनों का एक साथ भागना थोड़ा कठिन है,
एक भागेगा तब बहुत परेशानी उनको नहीं होने वाली है। बीजेपी को भी अपनी ही पार्टी में काफी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना इंटरनल पड़ सकता कॉन्ट्रडिक्शन है। वहाँ है ना। क्योंकि मेजर आपस में भी काफी आंध्र प्रदेश हरियाणा में साफ, राजस्थान में देखिए कैसा खराब और वहाँ performance हुआ। मतलब कला की स्थिति हो गई है, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, बंगाल में, अरे बंगाल में तो और उत्तर प्रदेश में भी अब धीरे धीरे विरोध की उत्तर आवाज प्रदेश तो उठने लगी है। मेजर है, इसलिए वहाँ इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। खास करके आरएसएस बीजेपी ने बाहर से आए सबको लिया। नेताओं को तरजीह दी है, तो बीजेपी के भीतर जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं लंबे समय से, चुनाव के लिए मेहनत कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसी जगह पर किसी दूसरी पार्टी के नेता आते और हैं, अभी उनको आपको टिकट देखेगा मिलता है। प्रीति, तो कभी इसका आधिकारिक रूप ये से तनाव भी एक कोई वजह स्टेटमेंट है आरएसएस कि का नहीं आया बीजेपी इस की सीटें रिजल्ट कम पर। हुई हैं। रिजल्ट पर कोई आधिकारिक रूप से नहीं, मर्मरिंग हो रहा है, कुछ छिटपुट इधर उधर लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक सॉलिड स्टेटमेंट जो है आरएसएस का पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया है। अब उसका क्या रुतबा होता है, कैसे वो लोग डील करते हैं, क्योंकि इनकी साख गिर रही है, असेंडिंग में नहीं है, वो डिसेंडिंग है। नरेंद्र मोदी जो ब्रांड इमेज, अभी जितना अखबार का एडिटोरियल पढ़िएगा, खासकर कुछ अखबार को छोड़ करके, तो सब में यही लिखा है कि ब्रांड इनका मोदी ब्रांड घसक रहा है, तो वो लोकप्रियता कम हो गया। ये मैसेज जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने लोग अभी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग बाहर से भी कर रहे हैं। तो जो इमेज 19 में था, जो इमेज 14 में था, वो इमेज में ह्रास हुआ है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, सारा मीडिया रिपोर्ट, सारे जो एडिटर्स हैं और बाकी अपने कॉलम में लिख रहे हैं, और इसके वजह अपने अपने सब बता रहे हैं कि कैसे हुआ। क्योंकि आज तक ये मोदी जी भी नहीं सोचे थे कि इस तरह का मैंडेट हमको मिलेगा। खास करके उनको ये अंदाज नहीं होगा कि यूपी में ये परफॉर्मेंस होगा मेरा, हरियाणा में ऐसा हो जाएगा, राजस्थान में ऐसा हो जाएगा, और ख़ास करके वेस्ट बंगाल में सब लोग बता रहे थे कि जाएगा ऊपर, सब सीधा नीचे आ गया। देखिए, एक और जो राजनीति शास्त्र का सिद्धांत है वही कहता है कि जब केंद्रीकृत सत्ता होती है तो केंद्रीकृत सत्ता तभी तक मजबूत रहती है जबकि केंद्रीय सत्ता बिल्कुल अजेय हो, और जैसे ही केंद्रीय सत्ता में पराभव शुरू होता है पूरा का पूरा बिखर जाता है। तो भाजपा में एक बात याद है कि इस प्रोग्राम में आपने एक बात कही थी जो मुझे अच्छे से याद है। आपने कहा था कि जब राजा निरंकुश हो जाता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है। हाँ, निरंकुश राजा का मजबूत होना जरूरी है, तभी उसकी निरंकुशता रहती है, और निरंकुश राजा जैसे ही कमजोर होता है वो पूरी तरह से बिखरता है। मुझे लगता है कि बीजेपी को अब नई नीतियों की तलाश करनी होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए अब पीएम मोदी के चेहरा पे चुनाव लड़ना, पीएम मोदी के चेहरा पर भाषण देना, और दूसरी बात की ध्रुवीकरण की राजनीति भी अब कमजोर होती जा रही है, तो अब नई नीति। और एक बात और है प्रीति, जो कि हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, कि सिर्फ हिंदू के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आप 85 और 15 वाला हिसाब किताब नहीं, खाली हिंदू के वोट पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। देखिए, मुझे ये चीज कहानी याद आ रही है, छोटी सी कहानी है, मैं सुना देता हूँ। बाबर जब इस देश में आया ना, और जब उसका मुकाबला होने वाला था राणा सांगा की फौज से, तो राणा सांगा की फौज बहुत विशाल थी, इसकी फौज छोटी थी। तो एक बीच में छोटी सी पहाड़ी थी और दोनों की फौजें पहाड़ी के इस पार और उस पार थी। तो रात में बाबर का सेनापति आया और उसने कहा कि सांगा की फौज बहुत विशाल है, हम लोग उससे लड़ नहीं सकते हैं। तो बाबर ने कहा कि चलो चल के देखते हैं। तो पहाड़ी पर चढ़ा बाबर, तो उसने देखा कि जहाँ राणा सांगा की फौज का काफिला टिका था वहाँ कई जगह आग लगी हुई थी, अलग अलग आग जल रही थी। तो उसने सांगा से पूछा कि ये इतनी जगह पर आग क्यों जल रही है? तो उसके फौज ने कहा, जो उसके सिपा सालार था, उसने कहा कि ये हिंदू लोग हैं, और ये हिंदू लोग जो है ना अलग अलग जातियों में हैं, और ये जो अलग अलग जातियों में हैं तो ये लोग एक साथ खाना नहीं खाते हैं। तो इधर जो आग जल रही है वो जो छोटी जात के लोग हैं उनकी है, उधर बड़े जात के लोगों की है, इधर चौहानों की है, इधर परमारों की है, तो इधर किसी और की है, गुर्जर की है, उधर कुछ है। तो हंसा बाबर, उसने कहा कि लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे, इसलिए कि जो साथ खा नहीं सकते हैं वो साथ लड़ कैसे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हिंदू आप बात कर रहे हैं, और हिंदुओं में जो जाति के आधार पर विभाजन है वो बहुत मजबूत है, और उसके बगैर देखिए हमको नहीं लगता है कि हिंदू के नाम पर ज़्यादा, जब तक मिक्स में आप मिला के नहीं चलिएगा
ये नहीं जब लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लंबी एक जो इतना लॉन्ग बिखरा हुआ ये सोसाइटी है, जातियां इतनी सघन है कि आप सिर्फ हिंदू का नाम लेकर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। 17% आप मुस्लिम पॉपुलेशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई नई खबरों और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन मीडिया न्यूज़।